टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके पहले हम लोग 616 प्रश्नों को देखा था और इसके बाद के प्रश्न इस वीडियो में होंगे। और कल एक ज़रूरी सूचना भी आया था और आप देखे होंगे आज के अखबारों में भी छपा हुआ है कि 26 फरवरी से सक्षमता परीक्षा का आयोजन होगा और 13 मार्च तक किया जाएगा उसका आयोजन। और उससे जुड़ी हुई और भी जानकारियाँ आई हैं। पाठ्यक्रम को लेकर के ये जानकारी है कि जो पाठ्यक्रम होगा वो बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में जो सिलेबस था वही पाठ्यक्रम इसमें भी रहने वाला है। तो इस लिहाज से परीक्षा का जो लेवल होगा उसको बहुत आसान समझना भी अच्छा नहीं है। इसलिए आप अपनी तैयारी को और भी जो मतलब उसको मजबूती देना पड़ेगा हम सबको, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 का पेपर देखा होगा आप लोगों ने भी कि बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में जो पेपर था, अब इसमें ये ज़रूरी है कि जब बिहार बोर्ड जब नोटिफिकेशन जारी करेगा तो अपने ऑफिशियल पोर्टल पे, तो उसमें ज़्यादा कुछ क्लियर होगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्लियरेंस नहीं है कि सिलेबस को लेकर के। सिर्फ यही बताया गया है कि बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में जो सिलेबस था वही पाठ्यक्रम इसमें भी रहने वाला है। तो अब देखिए उसमें अब क्लास वाइज या कैसे क्या कुछ होता है, बहुत कुछ अभी क्लियरेंस बाकी है। फिलहाल आइए देखते हैं इसको। और इसका पहला प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग रंगीन होता है। पुष्प का कौन सा भाग जो है वो रंगीन होता है। देखिए जो उसका दल जो होता है यानी पुष्प का वो रंगीन भाग होता है। इसमें देखिएगा पुष्प में जो उसका जो जननांग भाग होता है जिसमें पुंकेसर, स्त्रीकेसर या जो बीजांड होते हैं, उसमें दल जो होता है, जो पुष्प दल होता है, बाह्य पुष्प दल, तो वो रंगीन भाग होता है उसका। नेक्स्ट है कि पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं। तो आप सब जानते हैं पौधे का जो जड़ होता है वो भूमि के अंदर रहता है। इसके बाद के प्रश्न है कि पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है वो क्या कहलाता है। तो पौधे का जो भाग ऊपर होता है यानी कि भूमि के ऊपर जो रहता है, यानी कि वो कौन सा तंत्र होता है। अब आप बता सकते हैं कि वो प्ररोह तंत्र होता है, यानी कि वो एक तरह से तना का भाग होता है जो भूमि के ऊपर होता है। इसके बाद के प्रश्न है कि पौधे के जड़ तंत्र का क्या कार्य है। पौधे की जो जड़ें होती हैं उनका कार्य क्या होता है। तो पौधे के जड़ों का मुख्य कार्य होता है कि ज़मीन से यानी कि भूमि से जल और खनिज लवण का अवशोषण करके और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। नेक्स्ट है कि चना और मटर के पौधों में जड़ किस प्रकार के होते हैं, मूसला या रेशेदार होते हैं, या फिर कभी मूसला या फिर कभी रेशेदार। तो आप देख सकते हैं कि इसमें चना और मटर जो है कि दोनों ही दलहनी फसलें हैं। और आप जानते हैं कि दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। तो वो जो है कि मूसला यानी कि वो जो है कि उसमें मूसलाधार जो है कि उसका जो जड़ होता है, यानी कि मूसलाधार का मतलब हुआ कि जो मुख्य जो ये जड़ें होती हैं उसमें से तो मुख्य जड़ के अलावा उसमें कुछ रेशे निकले होते हैं, यानी कि इस तरीके से वो मूसलाधार जड़ होता है। इसके बाद है कि घास में कैसी जड़ें होती हैं। घास का जो पौधा होता है या घास जो होते हैं उसमें किस प्रकार की जड़ें होती हैं। तो देखिए उसमें रेशेदार जड़ होती है, यानी घास का जो जड़ होता है वो रेशेदार होता है। नेक्स्ट है कि वयस्क व्यक्ति में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की कुल संख्या 32 होती है, यानी कि 32 जो दांत होते हैं वो कम से कम 25 वर्ष के बाद, यानी कि जब व्यक्ति अपना 25 वर्ष पूरा कर लेता है अपनी आयु का, तो उसके बाद से जो है उसमें 32 दांत पूरे होते हैं जो बुढ़ापे तक रहते हैं। और बुढ़ापे के बाद यानी कि बुढ़ापे में वो दांत धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं, तब वो गिरते हैं। नेक्स्ट है कि देखिएगा रवि अमरूद खाने के लिए किस दांत से उसे काटेगा। रवि जो है अमरूद खाने के लिए उसे किस दांत से उसे काटेगा। देखिएगा आप जानते हैं कि जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के दांत होते हैं। उसमें देखिए उसमें नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं कि देखिए यहाँ पे है कि एक होता है चबर्णक, यानी कि एक जो अग्र चबर्णक है, दूसरा ये कृंतक है जो काटने वाले होते हैं, और ये रत्नक जो होता है वो पीसने वाला होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब अगर कोई व्यक्ति अमरूद खाता है तो उसको काटना पड़ेगा, क्योंकि आपको अमरूद को काटना या कोई भी फल होते हैं तो पहले उसे हम काटते हैं। तो उसके लिए हम कृंतक यानी कि कृंतक जो दांत होते हैं, आप जान सकते हैं कि कृंतक जो दांत है उसका पहले प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि काटने के लिए। और ये आगे का जो है कि जो चबर्णक होता है यानी कि उसको चबाने के लिए हम यूज करते हैं, और ये रत्नक जो है वो पीसने के काम आता है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि स्वाद कलिका कहाँ पाई जाती है। स्वाद कलिकाएँ जो होती हैं वो जीभ में पाई जाती हैं। अब ध्यान दीजिए कैसे जो जीभ हमारी होती है उसमें स्वाद कलिकाएँ होती हैं, यानी कि जीभ के विभिन्न हिस्सों से जो है कि अलग अलग स्वाद का हमें अनुभूति होता है। जैसे कि जो मीठा है उसके लिए हमको ये आगे वाला भाग जो है कि मीठा, बीच में एक कड़वा जो है कि जो हिस्सा हमको जो कड़वाहट महसूस होता है। इन सब पर भी एक हम इसको अभी जो मनुष्य में दांत कितने हैं और उसमें जीभ में जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं, इस पर भी एक आधारित प्रश्न, इस पर एक वीडियो बनेगा जिसमें सभी को डिटेल्स बताया जाएगा, जो सभी NCERT की किताब में दिया हुआ है। तो आप देख सकते स्वाद कलिकाएँ कहाँ होती हैं, तो ये जीभ में पाई जाती हैं।
और नेक्स्ट है कि स्वाद कलिका का क्या कार्य होता है। हमने अभी बताया कि स्वाद कलिकाएँ जो होती हैं वो स्वाद के लिए होती हैं, और उसमें चूँकि आप जब कुछ खाते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि जब मीठा होता है या कुछ हम जब खट्टा खाते हैं या कुछ नमकीन जब चीज़ों को खाते हैं तो उसका स्वाद हमें शरीर के या जीभ के अलग अलग हिस्सों से हमें प्राप्त होता है। अब देखिए इसके बाद के प्रश्न है कि मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में त्वचा में ऊपर की ओर दिखलाई देने वाली वाहिनी कौन सी है। परिसंचरण जो तंत्र है मनुष्य का, उसके त्वचा में ऊपर की ओर जो दिखाई देती है वो कौन सी वाहिनी है। धमनी है या फिर शिरा है, या फिर शिरा और धमनी दोनों ही होती हैं। तो देखिए इसमें जो है वो शिरा होती है जो परिसंचरण तंत्र के ऊपर की ओर दिखाई देती है। नेक्स्ट है कि धमनी का कार्य क्या होता है। धमनी और शिरा का कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर में। तो धमनी का क्या कार्य होता है तो देख लीजिएगा। धमनी का जो कार्य है, यानी कि धमनी का कार्य होता है कि रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाना, यानी कि रक्त जो है वो हृदय में होता है और हृदय से विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाने का कार्य होता है, वो धमनी का होता है। इसके बाद देखिए इसमें 629वां प्रश्न है कि शिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से ले जाया जाने वाला रक्त कैसा होता है। शिरा के द्वारा, क्योंकि जो शिरा होती हैं वो रक्त को विभिन्न भागों तक पहुँचाती है, तो आखिर वो किस प्रकार का रक्त लेके जाती हैं। तो इसमें देखिएगा जो ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, यानी कि जो अशुद्ध रक्त होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि वो शिरा के द्वारा वो पहुंचाया जाता है। और इसमें अभी आपने देखा, देखिए धमनी के जो कार्य होते हैं, धमनी जो है कि रक्त के, तो धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, जबकि जो शिरा होती है, जो शिरा होता है तो वो शिरा क्या करता है कि जो अशुद्ध रक्त होता है उसको विभिन्न अंगों से ले जाने का काम करता है। और नेक्स्ट है कि पीलिया रोग का कारण क्या है। पीलिया रोग यानी कि इसमें शरीर जो है कि पूरा पीला पड़ जाता है, जिसे जॉन्डिस कर सकते हैं, जिससे यकृत जो है कि ज़्यादा प्रभावित होता है, जो लीवर होता है हमारा वो ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो दूषित जल के प्रयोग से जो है वो पीलिया रोग हो जाता है, और जिसमें यकृत हमारा लीवर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में संवेदी अंग कौन सा है। संवेदी, जिसमें संवेदनाओं का अनुभूति हमें होती है, तो संवेदी अंग कौन है। तो देखिए तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारे शरीर का सबसे संवेदी जो भाग होता है। घूमते हुए पंखे की गति, ये कैसी गति मानी जाएगी। घूमते हुए पंखे, यानी कि पंखा क्या करता है कि अपने धुरी पर घूर्णन करता रहता है। और रेखीय गति है, जो कि एक रेखा पर जो गति होती है उसको रेखीय गति कहते हैं। सर्पिलाकार जो गति होती है, यानी कि जो घुमावदार जो गति होती है, यानी कि जो सर्पिल के जैसा, यानी कि इस तरीके से जो गति होती है, ये सर्पिलाकार गति है। इसके बाद घूमते हुए लट्टू की गति कैसी है। जो लट्टू घूम रहा होता है तो ये भी क्या है कि घूर्णन है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती रहती है, यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति होती है। और इसके बाद घड़ी की सुई की गति कैसी होती है। घड़ी की जो सुई की गति है वो किस प्रकार की गति है, तो वो आवर्ती गति है। क्योंकि आवर्ती गति का मतलब होता है कि एक निश्चित समय के बाद अगर कोई घटना बार बार दोहराई जाती है उसको आवर्ती गति कहते हैं। तो देखते होंगे कि घड़ी की जो घड़ी है, तो आप देखते होंगे कि जो घड़ी है तो घड़ी क्या करती है कि घड़ी की जो सुई है एक निश्चित समय अंतराल के बाद से वो पूरा ये 360 डिग्री पर, यानी कि गोल जो घड़ी का डायल होता है तो पूरा वो घूमती रहती है, यानी कि एक निश्चित समय के बाद घड़ी फिर से अपने टाइम को दोहराती रहती है, यानी कि आवर्ती गति है। और नेक्स्ट है कि मंदिर की घंटी जो लटकी हुई हो उसमें किस प्रकार की गति होती है। तो मंदिर की जो घंटी होती है उसको एक जगह लटका दिया जाता है और वो क्या करती है कि अपने जगह पे वो आगे पीछे ऐसे, मंदिर की जो घंटी है वो आगे पीछे ऐसे मतलब घूमता रहता है, यानी कि वो एक तरीके से दोलन गति होती है। जो कि मंदिर का घंटी है वो हमेशा डोलता रहता है, तो दोलन गति का उदाहरण है, यानी कि जिसमें एक अक्ष पे कोई चीज़ लटकती है और वो बार बार एक निश्चित समय या एक निश्चित जो है कि अपने परिसर में परास में वो हमेशा वो डोलता रहता है एक बिंदु के आसपास। रखी हुई फुटबॉल की गति, फुटबॉल की लिखा है कि फुटबॉल को होना चाहिए कि फुटबॉल को गतिशील बनाने के लिए उस पर क्या लगाना पड़ता है। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी वस्तु को, जब कोई स्थिर वस्तु है, क्योंकि जब फुटबॉल रखा हुआ है तो वो काफ़ी स्थिर है और उसको गतिशील बनाने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा, तब जाके वो गतिशील हो जाएगी। और इसके बाद है कि आपके स्कूल का घंटा बजा और छुट्टी हो गई, घंटी में कौन सी ऊर्जा थी। अब ये देखिए, ये ऊर्जा से, गति और ऊर्जा से प्रश्न है कि जब घंटा, स्कूल का घंटी बजती है, छुट्टी हो जाती है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो जाहिर सी बात है कि वो ध्वनि ऊर्जा होती है, क्योंकि हम घंटी बजाते हैं तो उसमें से आवाज़ यानी कि ध्वनि निकलती है, और वो ध्वनि जो है कि अब उस घंटी पर जब चोट पहुंचाया जाता है तो उसकी जो ऊर्जा है वो ध्वनि के रूप में बाहर निकलती है, लेकिन ध्वनि ऊर्जा उसमें होती है। प्रकाश ऊर्जा, यानी कि जब बल्ब से हमें प्रकाश मिलता है वो प्रकाश ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से, जो विद्युत से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और उसमें ऊर्जा है, यानी कि जो
ताप के चलते जो हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है उसको ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। यानी कि इसके बाद से प्रश्न है कि दोनों हाथों की हथेली को एक दूसरे के ऊपर रगड़ने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी। जब हम हाथ के अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो उसमें से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी। देखिए उसमें ऊष्मीय ऊर्जा, क्योंकि जब दोनों हथेली को हम आपस में रगड़ते हैं तो दोनों हाथ जो है कि आपस में रगड़ से घर्षण के द्वारा वो गर्म हो जाते हैं, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा होगा। नेक्स्ट है कि चलती हुई बस में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। बस चल रही है यानी कि बस में गति है, तो उसमें जो गति होगी, जो बस में चूँकि जो भी ऊर्जा है यानी कि बस गतिशील है, बस चल रही है, तो उसमें जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा होगी। उसमें बस की यानी कि गतिज ऊर्जा का मतलब होता है कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। देखिए इसके बाद ये जो सभी जो आप चैप्टर देख रहे हैं, ये सभी जो प्रश्न हैं वो सब गति और ऊर्जा से संबंधित हैं। ये क्लास 8 में भी है, विशेष करके इसमें क्लास 9th में इस पर ज़्यादा कुछ पढ़ना है इसमें से। देखिए इसके बाद है कि 640 नंबर प्रश्न है कि श्यामा ने बल्ब जलाया और बल्ब जलने पर विद्युत ऊर्जा ये बताना है कि किस किस में परिवर्तित हो जाएगी। तो जब कोई हम बल्ब जलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बल्ब जलाते ही हमें प्रकाश भी मिलेगा, और जब बल्ब जलेगा तो उसमें फिलामेंट के चलते उसमें वो बल्ब जो होता है वो गर्म ही हो जाता है, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा। तो प्रकाश और बल्ब जलने पर विद्युत ऊर्जा जो है वो प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद है कि देखिए लकड़ी के जलने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी। हम लकड़ी को जब जलाते हैं, लकड़ी के जलने पर कौन सी ऊर्जा, लकड़ी को जलाएंगे तो उससे प्रकाश भी निकलेगा और उससे ऊर्जा भी प्राप्त, ऊष्मा भी यानी कि गर्मी की भी प्राप्ति होगी। इस तरीके से प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा यहाँ भी उसका सही विकल्प होगा। इसके बाद है कि मरुस्थलीय पौधों में पत्तियाँ कांटों में क्यों बदल जाती हैं। मरुस्थलीय पौधों में अक्सर देखा जाता है कि जो पत्तियाँ हैं वहाँ पे पत्तियों की जगह पे कांटे निकल जाते हैं। उसका कारण क्या है कि वो पानी की हानि को रोकने के लिए ऐसा होता है कि उसमें शूल यानी कि पौधों में कांटे निकल जाते हैं। क्योंकि मरुस्थल में आप जानते हैं कि पानी की कमी होती है, तो पानी की ऐसे तो भी कमी ही होती है, और पानी की हानि नहीं हो इसके लिए उसमें शूल निकल जाते हैं या कांटे निकल जाते हैं। नेक्स्ट है कि कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ के कारण क्या होता है। कारखाने और गाड़ियों से जो धुएँ निकलते हैं उसके कारण क्या हो सकता है, तो उसके चलते यानी कि वायु प्रदूषण होगा। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। गैनेमिड, ये देखिएगा गैनेमिड क्या है, कृत्रिम उपग्रह है या फिर एक प्राकृतिक उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है या फिर ग्रह है। तो देखिए गैनेमिड जो होता है वो एक प्रकार का प्राकृतिक उपग्रह है, उससे गैनेमिड कहते हैं। देखिए ग्रह आप जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते रहते हैं एक निश्चित कक्षा में। कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर जिसको सेट कृत्रिम तरीके से लगाए जाते हैं। ग्रह क्या करते हैं कि ये उपग्रह जो है होते हैं ग्रहों के चारों ओर लगाते रहते हैं चक्कर, यानी कि पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा उसका उपग्रह है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, देखिएगा क्षुद्र ग्रह क्या है, तो ये एक प्रकार के ग्रह ही हैं, खगोलीय पिंड हैं जो विशेष करके मंगल और बृहस्पति, ध्यान से सुनिएगा कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच कुछ ऐसे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं और ये उनकी परिक्रमा करते रहते हैं। नेक्स्ट है कि यदि पौधों में क्लोरोफिल ना हो तो कौन सी क्रिया नहीं होगी। क्लोरोफिल नहीं होंगे, जब पौधों में क्लोरोफिल नहीं होगा, और आप जानते हैं कि क्लोरोफिल के चलते ही पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं और इसके चलते प्रकाश संश्लेषण होता है। तो जब क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो पत्तियां हरी नहीं होंगी और इस कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही नहीं होगी। नेक्स्ट है कि पास्कल क्या है। पास्कल दाब का मात्रक होता है, यानी कि दाब का मात्रक होता है पास्कल, और इस तरीके से ये पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि हमें दूध कौन देता है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, देखिएगा इसमें से सभी जवाब हो जाएगा। निम्न में भार कौन उठाता है। भार उठाने का काम कौन करता है, गधा, ऊँट, बैल या फिर ये सभी। काफ़ी आसान से प्रश्न, इसका कोई मतलब नहीं है, सभी ये भारवाहक वस्तु हैं। बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, देखिए बिल्ली के बच्चे को हम कीटन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन इसके लिए ए सही है। और पानी का उपयोग किस में करते हैं, देखिएगा पानी का उपयोग हम कहाँ करेंगे, तो सिंपल सा प्रश्न है कि स्नान करने और पीने के कार्यों के लिए, और रिसाव वाले पाइप को बचाने के लिए किससे मरम्मत की जानी चाहिए। रिसाव वाले जो पाइप हैं उसकी मरम्मत करने के लिए इसमें देखिएगा वाटर प्रूफ के द्वारा, यानी कि वाटर प्रूफ जो उसके लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं उसके द्वारा हम उसका मरम्मत कर सकते हैं, ताकि पानी के चलते वो और ख़राब ना हो या उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और इसके बाद के प्रश्न है कि हमें किससे पानी नहीं मिलता है। बारिश से, ट्यूबवेल से, नदी से या फिर पौधों से। तो पौधों से हमें पानी नहीं मिलता है, ये बात हम सब जानते हैं। 653वां जो प्रश्न है, यानी कि हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर कब खाना खाते हैं।
तो ये जो है कि अलग अलग त्योहारों पर या किसी त्यौहार पर या किसी उत्सव पे हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मिलते हैं और उनके साथ खाना भी खाते हैं। नेक्स्ट है कि कच्चा घर किससे बना होता है? कच्चा घर किससे बने होते हैं? देखिए कच्चे जो घर होते हैं उसको बनाने के लिए विशेषकर बाँस और पत्ते यानी कि घास फूस का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये कच्चे घर ये जो है कि क्लास 5 के, मुझे लगता है कि ये 5 क्लास के जो हैं कि ये सभी पर्यावरण के संबंधित प्रश्न हैं। इसके बाद के जो प्रश्न होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी कल जो वीडियो नहीं आई थी इसका कारण था कि कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम था, यानी कि मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे अब कंटिन्यू वीडियो बनेगा। और दूसरा चीज़ है कि उसमें जो अब क्लास 7-8 के जो NCERT के जो विज्ञान की पुस्तक है उसमें से भी हम प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे ताकि और भी ज़्यादा क्लियर कुछ हो जाए।